ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं सिख स्टेट पंजाब के बारे में। लास्ट जब क्लास हुई थी तो आप जानते हैं कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि सिख स्टेट पंजाब में हम शुरुआती 5 सिख गुरुओं के बारे में बात कर चुके थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे गुरु हरगोविंद के बारे में। सिखों के छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। सिखों के सिक्स्थ गुरु या छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद, जिन्होंने या जो 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक सिखों के छठे गुरु बने। मैंने आपको बताया कि भाई गुरु अर्जुन देव तक तो सिखों और मुगलों के बीच में मित्रता ही चली आ रही थी। अकबर के परम मित्र हुआ करते थे सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास, लेकिन जब मुगल बादशाह जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो उसके विद्रोह में उसकी सहायता की, उसकी मदद की गुरु अर्जुन देव ने, और इसी बात से नाराज होकर जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई, उन्हें मृत्युदंड दिलवा दिया गया, जिसके बाद सिखों और मुगलों के बीच में शत्रुता शुरू हुई और संघर्ष शुरू हुआ। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले गुरु हरगोविंद ने ही सिखों को शस्त्र धारण करने के लिए कहा और उन्हें वॉरियर या उन्हें योद्धा बनाने का काम भी सबसे पहले गुरु हरगोविंद के ही द्वारा किया गया। अभी तक सिख लड़ाका नहीं हुआ करते थे, योद्धा नहीं हुआ करते थे, उनका कार्य युद्ध करना नहीं हुआ करता था, लेकिन है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे सिखों को सबसे पहले योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित करने वाले ही सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। लिखेंगे इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवाई, ही फोर्टिफाइड अमृतसर। इन्होंने ही अमृतसर की किलाबंदी करवाकर ही फोर्टिफाइड अमृतसर, इन्होंने ही अमृतसर की किलाबंदी करवाई और यहीं पर, और लिखेंगे अमृतसर में ही इन्होंने एक 12 फुट ऊंचे सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर में ही 12 फुट ऊंचे एक सिंहासन का निर्माण या एक गद्दी का निर्माण करवाया, और आप जानते हैं वही इनका 12 फुट ऊंचा सिंहासन कहलाता था अकाल तख्त। इन्हीं के द्वारा अमृतसर में 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था, जो बेसिकली गुरु का सिंहासन कहलाता था, जो गुरु की गद्दी कहलाता था। लिखेंगे ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड कीरतपुर इन कश्मीर। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की। ही फाउंडेड अ सिटी इन कश्मीर नेम्ड कीरतपुर। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की। इसके बाद सिखों के अगले गुरु बने गुरु हरराय। 1645 ईस्वी से लेकर 1661 तक, 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक सिखों के सातवें गुरु बने गुरु हरराय। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाहजहां। ये शाहजहां के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाहजहां, ये शाहजहां के समकालीन थे। और ध्यान रखेंगे शाहजहां के ही 4 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। तो जब शाहजहां के शासनकाल में उसके चारों बेटे सिंहासन के लिए लड़ने लगे तो उसमें गुरु हरराय ने समर्थन किया दारा शिकोह का। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से हारने के बाद दारा शिकोह गुरु हरराय से मिलने भी आया था, लेकिन आप जानते हैं कि औरंगजेब ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवाकर मुगल सिंहासन प्राप्त किया। वो भारत का अगला मुगल बादशाह बना, और जब वो भारत का अगला मुगल बादशाह बना तो औरंगजेब ने ही गुरु हरराय के पास संदेश भिजवाया और उन्हें अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा, अपने दरबार में मिलने के लिए बुलाया। लेकिन गुरु हरराय ने खुद औरंगजेब के दरबार में ना जाकर अपने बड़े पुत्र को औरंगजेब के दरबार में भेजा। इनके बेटे का नाम था रामराय और छोटे पुत्र का नाम था हरकृष्ण। तो गुरु हरराय औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र रामराय को भेजा। जब रामराय औरंगजेब के दरबार में गए तो आप जानेंगे और समझेंगे कि रामराय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब तो प्रसन्न हुआ, लेकिन ये बात गुरु हरराय को बुरी लगी और वो नाराज हो गए। इसीलिए गुरु हरराय ने रामराय के स्थान पर अपने मात्र 6 वर्षीय पुत्र हरकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और फिर सिखों के 8वें गुरु मात्र 6 वर्ष की उम्र में कौन बने? गुरु हरकृष्ण। गुरु हरकृष्ण 1661 ईस्वी से लेकर 1664 तक, 1661 से लेकर 1664 तक सिखों के 8वें गुरु बने गुरु हरकृष्ण। दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ, इसीलिए सिखों के 8वें गुरु तो हरकृष्ण बने, लेकिन रामराय ने अपनी अलग गद्दी स्थापित की देहरादून में। और ध्यान रखेंगे रामराय की ही फॉलोअर्स या अनुयायी रामराई कहलाते हैं, इन्हीं को रामराई कहा जाता है। सबसे कम उम्र में सिख गुरु बनने वाले ही कौन हुए? गुरु हरकृष्ण। मात्र लगभग 3 वर्ष तक, 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक ये सिख गुरु रहे। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर को बनाया, और ध्यान रखेंगे 1664 ईस्वी में चेचक की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। और गुरु हरकृष्ण के बाद सिखों के 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर। सोलह सौ चौसठ से लेकर 1675 तक सिखों के 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर। लिखेंगे ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। लिखेंगे ही प्रोटेस्टेड द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। इन्होंने भी औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। ही प्रोटेस्टेड द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। इन्होंने भी औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, जिसके लिए इन्होंने मना किया। इसीलिए 1675 ईस्वी में 5 दिन तक कष्ट देने के बाद, यातनाएं देने के बाद औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई। और आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर के बाद सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने इन्हीं के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह।
1675 ईस्वी से लेके 1708 ईस्वी तक 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। लिखेंगे ही वॉज 10th और द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स, ये सिखों के 10वें या अंतिम गुरु थे। ही वॉज 10th और द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स, ये सिखों के अंतिम या 10वें गुरु थे। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू औरंगजेब, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू औरंगजेब, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन पटना, इनका जन्म पटना में हुआ था सन 1666 ईस्वी में, जब मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु हुई जिस वर्ष 1666 में, उसी वर्ष पटना में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। इसलिए आप जानते होंगे कि बिहार के पटना में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री के द्वारा विजिट भी किया गया था, प्रधानमंत्री ने जाकर वहां पर सेवा भी की थी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। लिखेंगे ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड आनंदपुर इन पंजाब, इन्होंने पंजाब के आनंद या इन्होंने पंजाब में आनंदपुर नामक शहर की स्थापना की। ही फाउंडेड अ सिटी नेम्ड आनंदपुर इन पंजाब, इन्होंने पंजाब में आनंदपुर नामक शहर की स्थापना की। लिखेंगे ही ऑल्सो फाउंडेड अ सिटी पाउंटा इन हिमाचल प्रदेश, इन्होंने हिमाचल में भी पाउंटा नामक शहर की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जो कहलाता है कृष्ण अवतार। और ध्यान रखेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी या इनकी आत्मकथा कहलाती है विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा कहलाती है विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा ध्यान रखेंगे सिखों में पुरुषों को नाम के साथ सिंह लगाने के लिए और महिलाओं को नाम के साथ कौर लगाने के लिए कहा गया। और इतना ही नहीं, लिखेंगे इन 1699 1699 में गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड खालसा पंथ इन आनंदपुर, गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। और आप जानते होंगे यही खालसा पंथ आगे चलकर सिख धर्म कहलाया। और अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हमेशा 5 केस या 5 ककार फॉलो करने के लिए कहा। और आप जानते हैं वो 5 केस जो एक सिख फॉलो करता है वो क्या कहलाते हैं? केश, कड़ा, कच्छा, कंघा और कृपाण।
ये 5 चीजें हमेशा अपने साथ धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कहा। गुरु गोविंद सिंह के ही एक सेवक हुआ करते थे, एक सर्वेंट हुआ करते थे, जो कहलाते थे बंदा सिंह बहादुर। तो ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नेतृत्व और अपना उत्तराधिकारी बंदा बहादुर को ही बनाया था। हालांकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिन्हें चारों के चारों पुत्रों को मृत्युदंड दे दिया गया। उनकी हत्या करवा दी गई मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा ही। मुगलों का और सिखों का जो संघर्ष था वो जारी रहेगा हमेशा, और उसका नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर संभालेंगे। इन्होंने बंदा बहादुर को ही ये काम सौंपा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। ये बात हम तब भी कर चुके हैं जब हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ा था। हमने पढ़ा था 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की, उन्हें मनसब भी प्रदान किया, उन्हें जागीरें भी प्रदान की। लेकिन अगले ही साल गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई। तो फिर से मुगलों और सिखों का जो संघर्ष था वो शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने संभाला। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लिख लीजिए बंदा बहादुर। 1708 से लेकर 1716 बंदा बहादुर लिखेंगे। ही वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ सिक्स। ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। आगे चलकर ये कहलाए माधवदास बैरागी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इन्हें नाम दिया गया बंदा बहादुर। और ध्यान रखेंगे, पंजाब में ये प्रसिद्ध हुए गुरु बखिया सिंह या गुरु बख्श सिंह के नाम से। बंदा सिंह बहादुर फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ सिक्स, सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु। लिखेंगे ही फाउंडेड फर्स्ट सिख स्टेट इन पंजाब। इन्होंने ही पंजाब में प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। ही फाउंडेड फर्स्ट सिख स्टेट इन पंजाब। इन्होंने ही पंजाब में प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। लिखेंगे ही इश्यूड गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह टाइप कॉइन्स। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। ही इश्यूड गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह टाइप कॉइन्स। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। लिखेंगे बट इन 1716, लेकिन 1716 में, बट इन 1716 लेकिन 1716 ईस्वी में लिखिएगा ही वॉज किल्ड बाय मुगल एम्परर फरुखशियर। मुगल बादशाह फरुखशियर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई या इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। और बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद जो खालसा पंथ था, जो सिखों की सेना थी, वो डिवाइड हो गई, वो अस्थिर हो गई। और लंबे समय के बाद उसे स्थिरता प्रदान करने का काम 1748 में कपूर सिंह के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे, कपूर सिंह के ही द्वारा खालसा पंथ को सिखों की सेना को फिर से एकजुट किया गया दल खालसा के रूप में या दल खालसा के नाम से। ये कहलाया आगे चलकर दल खालसा। और ध्यान रखेंगे 1763 से लेकर 1773 तक पूरा का पूरा पंजाब 12 सिख स्टेट्स में डिवाइड हो गया या 12 सिख राज्यों में विभाजित हो गया। और ध्यान रखेंगे, जिन्हें मिसल कहा जाता था या जिन्हें सिख मिसलें कहा जाता था, जिन्हें सिख मिसलें कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो 12 सिख स्टेट थे या जो ये जो 12 सिख मिसल थी, इसी में एक शुकर चकिया मिसल भी थे, जिसके प्रमुख महासिंह हुआ करते थे। उन्हीं के पुत्र पंजाब के सबसे पहले इंडिपेंडेंट रूलर बने, जिन्हें हम महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट पंजाब वॉज महाराजा रणजीत सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। 1792 ईस्वी से लेकर 1839 तक लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब। ये सिखों के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब, ये पंजाब के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह के ही शासनकाल में 1796 और 1797 में अफगान शासक जमान शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। इन्हीं के शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ जमान शाह। जमान शाह का आक्रमण। हु वॉज जमान शाह? तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का शासक था। सबसे पहले 1796 में इसने भारत पर अटैक किया और उसके बाद उसी के अगले साल 1797 में इसने फिर से आक्रमण किया था भारत पर और पंजाब के एक भाग पर अधिकार किया। लेकिन 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। और ध्यान रखेंगे, लाहौर पर अधिकार करके उसे अपनी कैपिटल, उसे अपनी राजधानी बनाया। महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल राजधानी लाहौर हुआ करती थी। जमान शाह के अधिकार में था लाहौर, लेकिन जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और इवन जमान शाह के ही द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को राजा की भी उपाधि दी गई। 1805 ईस्वी में भंगी मिसल के अधिकार में अमृतसर हुआ करता था। तो 1805 में अमृतसर पर भी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अधिकार कर लिया गया और अमृतसर को महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी आध्यात्मिक राजधानी या रिलीजियस कैपिटल बनाया। महाराजा रणजीत सिंह की आध्यात्मिक राजधानी या रिलीजियस कैपिटल बनाई गई अमृतसर।
इसके बाद 1808 ईस्वी तक दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते महाराजा रणजीत सिंह ने अंबाला तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आप जानते हैं अंबाला वर्तमान में हरियाणा में है। तो इसी के अगले साल अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई जो कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहलाती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर या अमृतसर की संधि। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच में हुई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम या मिंटो फर्स्ट हुआ करता था और इस संधि के तहत यह निर्धारित किया गया था कि दक्षिण में जो सतलज नदी है या जो पंजाब में सतलज नदी है, सतलज रिवर है, उसका दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में रहेगा और सतलज का जो उत्तरी भाग है केवल उस क्षेत्र पर अधिकार महाराजा रणजीत सिंह का बना रहेगा। इसके बाद 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान के सिंहासन पर या अफगानिस्तान का शासक बना अहमद शाह अब्दाली का ग्रैंड सन पोता जिसका नाम था शाह शुजा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इस शाह शुजा को सिंहासन पर बैठने में और अफगानिस्तान का शासक बनने में मदद ही किसने की? महाराजा रणजीत सिंह ने। और क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने मदद की इसीलिए शाह शुजा के द्वारा ही महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट किया गया कोहिनूर डायमंड। और वो कोहिनूर हीरा जो कभी नादिर शाह मुगलों से लूट कर ले गया था वो कोहिनूर हीरा वापस आया भारत शाह शुजा ने जब उसे महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया, गिफ्ट किया। इसके बाद एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे, सर रणजीत सिंह ने ही अंग्रेजों को कोहिनूर दिया? जी नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के अंतिम उत्तराधिकारी थे दलीप सिंह। भारत में आखिरी बार कोहिनूर हीरा दलीप सिंह के ही पास था, दलीप सिंह के ही द्वारा उसे महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया था। लिखेंगे महाराजा रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। लिखेंगे ही वॉज ओनली रूलर ऑफ इंडिया, ही वॉज द ओनली रूलर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, हु डिड नॉट एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ ब्रिटिशर्स। लिखेंगे ये एकमात्र शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सर गुरु गोविंद सिंह का डेथ प्लेस क्या है? नांदेड़, महाराष्ट्र में है नांदेड़। दैट इज डेथ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। इसीलिए जहां पर जन्म हुआ पटना में वहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है और जहां पर डेथ हुई वहां पर है नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा, वो भी बड़ा फेमस है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। तो मैंने आपको बताया था अंग्रेज भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि किया करते थे लेकिन इसको स्वीकार महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। लिखेंगे इन 1839 महाराजा रणजीत सिंह डाइड। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके सक्सेसर्स हुए, उनके उत्तराधिकारी हुए। सबसे पहले ध्यान रखेंगे खड़क सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के सबसे पहले उत्तराधिकारी बने खड़क सिंह। दूसरे नौनिहाल सिंह, तीसरे शेर सिंह। और ध्यान रखेंगे शेर सिंह के बाद द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब वाज दलीप सिंह। पंजाब के अंतिम शासक बने दलीप सिंह। लास्ट रूलर ऑफ पंजाब दलीप सिंह। और ध्यान रखेंगे महाराजा दलीप सिंह के ही शासनकाल में 1845-46 ईस्वी में लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच एक युद्ध जिसमें सिख पराजित हुए और सिखों की जो टेरिटरी थी वो और भी छोटी हो गई। इसके बाद 1848-49 में लड़ा गया सेकंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सेकंड एंग्लो सिख वॉर या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। लिखेंगे ड्यूरिंग दिस वॉर या दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग दिस वॉर या इस युद्ध के दौरान लॉर्ड डलहौजी कॉन्कर्ड पंजाब, लॉर्ड डलहौजी कॉन्कर्ड पंजाब, लॉर्ड डलहौजी कॉन्कर्ड पंजाब। लिखेंगे एंड ही मेड दलीप सिंह हिज पेंशनर। डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार किया और दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनकारी बनाया। ही वॉज सेंट टू लंदन, दलीप सिंह को पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया गया और वहीं पर महाराजा दलीप सिंह के हाथों से ही कोहिनूर हीरा भेंट करा दिया गया क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया को। एंड दैट वाज द एंड ऑफ पंजाब स्टेट। और यही अंत हुआ पंजाब राज्य का और पंजाब राज्य को मिला लिया गया किसमें? आप जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर में। इसके बाद अगला स्टेट लिखेंगे हैदराबाद। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब, सॉरी ऑफ हैदराबाद, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ हैदराबाद वाज निजाम उल मुल्क या जो कहलाता है चिनकलिज खान। निजाम उल मुल्क या चिनकलिज खान के ही द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र किया गया और ध्यान रखेंगे यही कहलाता है फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। इसी को हैदराबाद का सबसे पहला निजाम कहा जाता है। लिखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ आसफ जहां, इसके द्वारा आसफ जहां की उपाधि धारण की गई।
इन 1725 ही मेड हैदराबाद हिज कैपिटल, इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि इसका मुख्यालय औरंगाबाद हुआ करता था, जो कि महाराष्ट्र में है। 1725 में इसने हैदराबाद को राजधानी बनाया था, लेकिन 1748 में निजाम उल मुल्क डाइट। 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैदराबाद स्टेट से पूछते हैं, लिखेंगे लास्ट पॉइंट, हैदराबाद इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेट, हैदराबाद इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेट हु एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। लिखेंगे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद वॉज फर्स्ट स्टेट हु एक्सेप्टेड और विच एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को हैदराबाद के ही द्वारा या हैदराबाद के निजामों के द्वारा ही स्वीकार किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बात करनी है, मैसूर राज्य के बारे में, जिसमें हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे, और फिर हम मराठाओं और पेशवाओं के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपसे मिलते हैं और कल हम बात करते हैं मैसूर स्टेट के बारे में, फिर उसके बाद मराठास, फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, और फिर शुरू करेंगे पढ़ना इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।